इस विश्वविद्यालय में बहुप्रतीक्षित सहायक प्राध्यापकों एवं सह प्राध्यापकों के कुल 76 पदों पर नियुक्ति माननीय कुलपति जी की दृढ़ इच्छा एवं पूज्य महाराज जी के ही आशीर्वाद से संभव हो पाई, जिसमें सामान्य के 19, अन्य पिछड़ा के 18, अनुसूचित के 14, अनुसूचित जनजाति के 2, आर्थिक रूप से कमजोर 3 और सामान्य वर्ग में 10, अन्य पिछड़ा में 7, अनुसूचित जाति में 3। आज इस अवसर पर नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ दिलाने हेतु कुल सचिव महोदय से विनम्र अनुरोध है। शपथ के दौरान नवनियुक्त शिक्षकगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे कर कुल सचिव महोदय द्वारा दोहराए शब्दों को दोहराएं। आई के बाद सभी लोग अपना नाम दोहराएंगे। I do swear and solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution of India as established by law, and that I will carry out the duties of my office with loyalty, honesty, and with impartiality. I hereby take an oath of secrecy to maintained by me as desired under the Official Secrets Act and CCS conduct rules. So help me God. धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य महाराज जी को हर्ष के साथ अवगत कराना है कि यह विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी के कुशल नेतृत्व में नवाचार, शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर इसकी रैंकिंग इसका साक्षी है। इसको और गति देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों को उनके उत्कृष्ट अनुसंधान हेतु पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उच्च कोटि के शोध पत्रों पर 2 लाख रुपए प्रति शोध पत्र तक की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र देने का प्राविधान सुनिश्चित किया गया है। साथ ही पेटेंट शोध परियोजनाओं के सफल संचालन हेतु पुरस्कृत करने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत विगत 6 महीने में शोध परिणाम के आधार पर 30 शिक्षकों एवं 65 छात्रों को शोध हेतु, 3 शिक्षकों एवं 4 छात्रों को पेटेंट हेतु तथा 4 शिक्षकों को शोध परियोजनाओं के अंतर्गत चयन किया गया है। सांकेतिक रूप से 6 शिक्षकों एवं 5 छात्रों को पुरस्कार एवं 3 शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन अन्य अतिथियों से सादर निवेदन है। हे महात्मन, हमारी विजय अवश्य संभावी है। शक्तियों के स्वामी हमारे साथ हैं। आशीषों की वर्षा होगी हम पर, हमारा सर्व मंगल होगा। इसी विश्वास के साथ मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से उनके आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन हेतु सादर निवेदन करता हूं।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आज के इस समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव, विश्वविद्यालय के सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, एक साथ विश्वविद्यालय को यहां पर विकास कार्यों के लिए, नई फैकल्टी के लिए और अपने विशिष्ट कार्यशैली के माध्यम से विश्वविद्यालय की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए, योगदान देने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह अब सतत नहीं बल्कि समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के कार्य कर रहा है। मित्रों, जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने पश्चिम की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय, यानी सतत विकास की बजाय एक समग्र विकास की परिकल्पना को सामने रखा। हमने जीवन के एक पक्ष को लेकर के काम नहीं किया। हमारा दृष्टिकोण समग्रता को लेकर के होता है और उस समग्रता का दर्शन आज यहां पर विश्वविद्यालय के अंदर नव निर्माण के कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए नव चयनित फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति और शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से और अपने अपने विषय को लेकर के विश्वविद्यालय को बेहतर रैंकिंग प्रदान करने वाले उन शिक्षकों के सम्मान को लेकर के यह समग्र दृष्टि नहीं तो क्या है? अगर हमारा पक्ष सतत का होता, सस्टेनेबल होता, तो हम किसी एक पक्ष को लेकर के काम करते, उसी पर फोकस करते। लेकिन नहीं, यह भारतीय दृष्टि है कि हम समग्रता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज उसका दर्शन इस विश्वविद्यालय के अवसर पर हो रहा है। मैं नवनियुक्त 76 शिक्षकों को, जिन्हें अभी यहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शपथ ग्रहण करवाया है, विश्वविद्यालय परिवार में शामिल होने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वे विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने हैं। चयन की एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत
उनका विश्वविद्यालय की सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें विश्वविद्यालय के अनुकूल पाया, अब उनका दायित्व होना चाहिए जिस कार्य के लिए उनका चयन हुआ है वे उस कार्य में अपने आप को उन्हें साबित करना होगा। अभी आपने प्रवेश लिया है, लेकिन आपको अपने आप को साबित करना होगा कि चयन बोर्ड के द्वारा आपको चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो आपका सिलेक्शन हुआ है, यह सिलेक्शन उत्कृष्टतम सिलेक्शन था। विश्वविद्यालय के विकास की, समग्र विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के जब आप कार्य करेंगे और अपने आप को साबित करने का जो अवसर जो बार बार आपको प्राप्त होगा, तो वही आपके लिए एक अवसर भी होगा। विश्वविद्यालय प्रोग्रेस करेगा तो आप भी उसके साथ सम्मान के पात्र बनेंगे। विश्वविद्यालय पे अगर कहीं कोई डेंट आएगा तो याद रखना, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं उससे बचा रह पाऊंगा। हर एक व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा हुआ है उसकी प्रगति का हिस्सेदार भी है, और अगर उसकी प्रगति नहीं बल्कि उन्नति के बजाय वह अवनति की तरफ जा रहा है तो उस अवनति के लिए जिम्मेदार भी है। ये दोनों चीजें जीवन में समान रूप से चलती हैं। कोई भी सफलता टीम वर्क से ही प्राप्त होता है, और कोई भी विफलता जब टीम वर्क में सभी सदस्य केवल अपने लिए तो सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं सोचते, तो उस आपसी खींचतान के कारण उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और अगर वह कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी रैंकिंग भी उससे प्रभावित होती भी जाती है। आज का समय एक प्रतिस्पर्धा का समय है। आपने देखा होगा, कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया को। कहते हैं 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक थी। और यह तब तक भारत ने बहुत कुछ खोया था। यानी अगर 10वीं सदी को हम देखें तो 10वीं सदी तक भारत का दुनिया की जीडीपी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी अकेले भारत की हुआ करती थी। ये लगातार गिरती गई, ये नीचे आता गया। अंग्रेजों ने अपने कालखंड में, अपने समय में यहां के संसाधनों को लूटा, भारत को रॉ मटेरियल का एक अड्डा बनाया, और यहां के हर एक संसाधन को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के मार्केट तक पहुंचा करके यहां की अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज देखते ही देखते भारत कहां है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते जाते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की, हर एक क्षेत्र में आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है।
एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। हो सकता है इससे पहले भी संभावना थी, क्योंकि देश तो वही है, संसाधन भी वही है, तंत्र भी वही है, नेतृत्व बदला और उस नेतृत्व ने अपने दूरदर्शिता के कारण आज भारत को दुनिया के सामने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है जहां पर जाने के लिए पूरी दुनिया उतावली दिखती है। मित्रों, किसी व्यक्ति हो या देश, उसकी सबसे सही पहचान का समय होता है जब उसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है। दुनिया के सामने संकट आया था वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान। दुनिया के बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, पस्त हो गए कोरोना के सामने। उनकी हालत अत्यंत खराब हो चुकी थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए भी 140 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्टिंग की सुविधा प्रदान कर रहा था। उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा भी प्रदान कर रहा था। उनके लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी उनके साथ जोड़ रहा था। फ्री में वैक्सीन भी सभी लोगों को दे दिए और जरूरतमंदों को फ्री में राशन की सुविधा का भी लाभ प्रदान कर रहा था। दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं हो पा रहा था। कहीं वैक्सीन नहीं था, कहीं टेस्टिंग किट नहीं थी, कहीं पर राशन के लिए लोग परेशान थे, कहीं उपचार की व्यवस्था नहीं थी। और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त होती हुई दिखाई दी। लेकिन भारत ने अपने आप को साबित किया। अवसर सबको मिलते हैं, याद रखना। जो कोरोना कालखंड में दुनिया के सामने अवसर थे, वे अवसर सबको मिलते हैं। बस जो धैर्य के साथ उन चुनौतियों का सामना करता है वह निखरता है, और जो उससे पलायन करता है वह बिखरता है। और यह व्यक्ति के जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी यही अक्सर सही बैठता है। हम इस विश्वविद्यालय के, आप इस विश्वविद्यालय के यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, यहाँ के छात्र छात्राएं भी हैं। शिक्षक हो या छात्र, सबकी अपने अपने क्षेत्र में अपनी जवाबदेही है और हमारा प्रयास होना चाहिए
कुछ नयापन करने की, लीक से हट करके कुछ नयापन करने की। और ये हर एक क्षेत्र में संभावनाएं हैं। अगर आपको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करना है तो आपके लिए वे अवसर मौजूद होंगे। समाज की आज की आवश्यकता क्या? आज पूरी दुनिया, आप सामान्य जीवन में भी इस बात को अनुभव करते होंगे। हम इस मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पार्ट बने हुए हैं। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्रोत से या फिर शासन के सहयोग से इसको संचालित कर रहा है। अगर यही निजी क्षेत्र में होता तो एक एक छात्र की फीस बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती। सामान्य छात्र उसको वहन करने में असमर्थ होता, चुनौती होती उसके सामने। लेकिन शासन ने उसको एक व्यवस्था के साथ जोड़ा कि हर एक छात्र को अवसर मिल सके, वह आगे बढ़ सके। लेकिन क्या शासन में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री हो या विभाग हो या शासन का कोई भी भाग हो, क्या वो अपने पास से पैसा देता है? नहीं। समाज के कंट्रीब्यूशन से, समाज का टैक्स पेयर जब पैसा देता है, सरकार उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके फिर विकास के लिए एक बजट तैयार करती है और फिर अलग अलग विभागों को पैसा उपलब्ध कराती है। उन विभागों के माध्यम से, उन मंत्रालयों के माध्यम से संबंधित विभाग को पैसा जाता है और फिर आपकी संस्था में भी पैसा जाता है। यानी अंततः समाज की स्थिति वही है जैसे इस जीवन चक्र का होता है। आप देखते होंगे कि बरसात होती है, पानी बरसता है और पानी नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है। समुद्र से वाष्प बनकर के कब और फिर बादल बना है किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर आवश्यकता के अनुरूप और समान रूप से सभी जगह बारिश करते हुए फिर उस चक्र को चलाता रहता है। और उसी पर आधारित होती है शासन की व्यवस्था भी। टैक्सेशन सरकार का उसी पद्धति पर आधारित होता है। व्यक्ति से सीधे नहीं लिया जाता, कहीं जीएसटी के माध्यम से लेता है, कहीं पर वैट के माध्यम से सरकार लेती है, कहीं पर किसी अन्य उसके माध्यम से पैसा सरकार के पास जाता है। यानी अगर आप कहें तो इस पूरा जीवन चक्र एक दूसरे के साथ समन्वय और एक दूसरे के साथ सहयोग पर आधारित होता है। तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। आप अपने आप को केवल एक कैंपस तक सीमित कैसे कर सकते हैं? आखिर उस समाज के प्रति भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए और अपने देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के नाते, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाते भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम सस्ती तकनीक कैसे उन लोगों तक पहुंचा सके। और ये हर एक क्षेत्र में हो सकता है। आज की चुनौती क्या है? पर्यावरण की एक चुनौती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका आवास बने, लेकिन आवास टिकाऊ तो हो लेकिन सस्ता भी हो। विकास के लिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कैसे हम तकनीक ऐसा पैदा करें कि हर एक व्यक्ति को समाज के अंदर होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी समयबद्ध तरीके से लेकिन सामान्य वे के साथ मिले, अतिरिक्त उसको ऊर्जा न लगानी पड़े, उसको वह उपलब्ध हो सके। ऐसा कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है कि वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सरलतापूर्ण, सहजतापूर्ण तरीके से अपनी
न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तकनीक इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। लेकिन तकनीक इतनी महंगी न हो कि वो एक सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर हो जाए। तकनीक से पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर बहुत परिवर्तन हुए, लेकिन दैनिक जीवन की स्थिति, दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? अब हर वर्ष हम लोग आवासीय व्यवस्था को के लिए, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास की योजना निकालते हैं। सरकार का शेयर उसमें होता है, सरकार उसको ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए देती है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए तक की राशि हम उसे प्रदान करते हैं। शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए की राशि अतिरिक्त उपलब्ध करवाते हैं। नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए की एक राशि हम उस गरीब को उपलब्ध करवाते हैं। 1,20,000 या 1,30,000 रुपए में ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए में आवास बनाने के लिए। क्या हम कोई ऐसी तकनीक अपने स्तर पर विकसित कर सकते हैं कि इस राशि के अंदर ही वह गरीब अपना मकान बना सके? क्या हम तकनीक को ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि पर्यावरण के लिए जो चुनौती हमारे सामने है, ईंट का इस्तेमाल हम करते हैं। ईंट जो सबसे उर्वरा भूमि होती है, उसी से ईंट भी बनते हैं, उसी मिट्टी से ईंट बनते हैं। और ईंट के भट्टे जहां लगाए जाएंगे उसके आसपास के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि काफी बड़ी भूमि, काफी बड़ी लैंड ऐसी होती है जो अनुपजाऊ सी हो जाती है। बहुत पहले से आप भी सुनते रहे होंगे, कहीं ईंट का भट्टा लगता है, उसके अगल बगल कोई बाग होगा, वो बाग खराब हो जाता है। अगर आप कभी सर्दियों में ईंट के भट्टे के आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करिए, वो आपको बहुत गर्म मिलेगा, बहुत गर्म मिलेगा। सामान्यतः ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है? आप गर्मियों में आप उसको लीजिए, सुबह दोपहर शाम वो आपको ठंडा मिलेगा। लेकिन अगर आप सर्दियों में लेंगे तो वह हल्का गर्म मिलता है। लेकिन ईंट के भट्टे के आसपास कहीं भी आप उसको लेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, यानी वह कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को खराब कर रहा है। हमने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के निस्तारण के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है, जबकि आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं? ऐसा नहीं कि आप उस प्रक्रिया के साथ न जुड़े हुए हों। ये बनाया जा सकता है, सस्ते मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। हम किसी एक परिसर को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये तो हमारी पुरानी परंपरा पर, हमारी भारत के अंदर तो ये चीजें गांव-गांव में पहले होती थी। गांव में पहले क्या होता था, कुछ चीजों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे हर गांव में खाद का गड्ढा होता था। खाद का गड्ढा क्या बताता था? खाद का गड्ढा इस बात को बताता था कि गांव में सॉलिड वेस्ट को कहां इकट्ठा कर देना है। सॉलिड वेस्ट का वो स्थान हो जाता था और वह साल भर का सॉलिड वेस्ट एक जगह इकट्ठा होता था और फिर वही कंपोस्ट बनता था। लोग उसको अपने खेत में फिर लेके जाते थे, फिर अगले साल के लिए उसको तैयार कर देते थे। सॉलिड वेस्ट का एक माध्यम था। धीरे धीरे करके उस पर कब्जे होते गए। आज न शहर में डंपिंग ग्राउंड बन गए, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए, जहां पर हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ भी किए। हर एक अर्बन बॉडीज उसको वहन करने की स्थिति में नहीं होती, क्योंकि बहुत महंगे हो जाते हैं। या तो सरकार को उनके साथ एग्रीमेंट करना होता है कि अगर हमें हाइड्रो पावर 3.5 रुपए में मिल रही है, अगर हमें सोलर पावर 2.5 रुपए में मिल रही है, तो हमें उनके साथ 12-13 रुपए तक
एग्रीमेंट करने होते हैं कि भाई ठीक पर यूनिट हम आपसे खरीदेंगे, कम से कम सॉलिड वेस्ट से लोगों को मुक्ति तो मिलेगी। क्या तकनीक को इतना सस्ता बनाया जा सकता है कि पर यूनिट बनने वाली बिजली उससे सस्ती पड़ सके और हम उस सिस्टम को व्यवहारिक धरातल पर उतारने में सफल हो सके? और ये चुनौती आपके सामने है, ये हमेशा चुनौती आपके सामने बनी रहेगी। सिविल के क्षेत्र में भी सस्ते आवास बनाने आपके सामने एक चुनौती होगी। कैसे हो सकता है? हमारे पास ईंट का विकल्प हम क्या दे सकते हैं? हम ऐसी कौन सी तकनीक अपनाएं कि जो मकान को बनाने में यानी 9 महीने से 1 वर्ष का समय एक छोटा सा मकान बनाने में, पीएम आवास योजना को बनाने में लगता है, क्या हम इसको 3 महीने के अंदर खड़ा कर सकते हैं? बन सकता है। तकनीक का उपयोग करते हुए अंदर की दीवारों का भी विकल्प दिया जा सकता है। हमें थोड़े प्रयास करने होंगे और मुझे लगता है कि इस पर शोध करने का केंद्र बिंदु, चाहे ये हो, चाहे वह हाई राइज बिल्डिंग हो, इन सभी के लिए हमें अपने संस्थानों में इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपना आवास चाहिए, हर व्यक्ति को उसका रहन सहन अच्छा हो सके। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, और यह तभी हो सकता है जब हम लोग सस्ती तकनीक उन्हें उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी हम लोगों को जोड़ें, लेकिन याद रखें कि तकनीक हमारे द्वारा संचालित हो, हम तकनीक के द्वारा संचालित न हो। क्योंकि तकनीक का जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक वह लोक कल्याण का माध्यम बनेगी और बनेगी। तकनीक ने जीवन में बहुत परिवर्तन लाए, लोगों के जीवन को बहुत आसान बनाया है। आज हम उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, और उन 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, हमने फाइंड सेल मशीन के माध्यम से एक एक को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले ये चीजें नहीं थी। 2017 के पहले जब मैंने एक दिन में सभी 80,000 फेयर प्राइस 100 पे छापे मरवाए थे, आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे 30 लाख फेक राशन कार्ड मिले थे। 30 लाख, यानी उन 30 लाख परिवारों के नाम पर राशन निकलता था, लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। और आज मैं कह सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों को, हर एक परिवार को जितनी उनकी यूनिट होगी, उन सभी यूनिट को आज राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो रहा है, पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से, ई पॉस मशीन के माध्यम से। आखिर तकनीक से संभव हो पाया। हम लोग आज उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 6 लाख वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए वार्षिक पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। पैसा हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में सीधे चली जाती है। जब मैनुअली था 300 रुपए उन्हें पेंशन मिलती थी, 1 महीने की 300 रुपया, हमने उसको बढ़ा करके 1,000 रुपया किया, और 300 रुपये पेंशन मिलती थी, 6 महीने में एक बार मिलती थी। शासन से 6 महीने में एक बार जिले में आती थी, यानी 1,800 रुपया उनको अगर मिला
तो 1800 रुपये में से वहां का जो बाबू होता था वह अपना कट मांगता था उस गरीब से, और परिणाम क्या होता था कि एक तो पेंशन के लिए जाते आते समय 1800 की बजाय उस व्यक्ति के तक बामुश्किल 200-300 रुपये ही पहुंच पाता था, क्योंकि आने जाने का किराया, बाबू का कट और ये सभी चीजें। लेकिन आज तकनीक ने उस कट को भी और उस किराए को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया है। सीधे उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, और हर एक गांव में आज के दिन पर वीसी सखी है। वीसी सखी के माध्यम से वह सीधे अपने पैसे को कभी भी आहरित कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं। शासन की सुविधा और शासन के द्वारा अपनाई गई तकनीक एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर सकती है। पर्यावरण के मामले में आप देखते होंगे, पर्यावरण के मामले में भी ये चीजें बहुत कुछ कर सकती है। 2017 के पहले आपने देखा होगा जितनी भी अर्बन बॉडीज में स्ट्रीट लाइट लगती थी, ये स्ट्रीट लाइट हैलोजन के होते थे। एक तो पावर कंज्यूम इसमें बहुत ज्यादा होता था, दूसरा वह कभी जलता था और कभी अचानक बंद हो जाता था। कोई पीली होती थी, कोई नीली होती थी, कोई लाल जलती थी, अचानक बंद हो गया, फिर चालू होने में उसको कुछ समय लगता था। और बरसात के समय तो उस लाइट के नीचे कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतने कीड़े उस पे आते थे, इतने जलते थे, बदबू आती थी। आज आप देखते होंगे हम लोगों ने 16 लाख हैलोजन और अन्य रंग बिरंगी जो लाइटें थी इनको हटवा करके, स्ट्रीट लाइट को हटा करके स्ट्रीट लाइट में उसे बदला। एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट पावर कंज्यूम कम हो रहा है, उसका घटत काफी कम हुआ है। यानी इसमें सालाना प्रदेश सरकार को, नगर विकास विभाग को 1000 करोड़ रुपए सालाना बचत होती है एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने से। और रिप्लेस करने का कोई पैसा भी नहीं देना पड़ा, कोई पैसा नहीं देना पड़ा। ये केवल लाइट को कम और ज्यादा करने का नहीं था, उससे कार्बन उत्सर्जन भी होता था। इससे कार्बन एमिशन काफी कम है, न्यूनतम है, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद कर रहा है। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में हम कर सकते हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस कैंपस के सिवर और ड्रेनेज के ट्रीटमेंट की प्लानिंग अपने स्तर पर करनी चाहिए, और तकनीक अपनी देसी तकनीक को अपना करके करनी चाहिए। एक नया मॉडल बनाना चाहिए। यह बन सकता है, संभव है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी स्थिरता के साथ सोचना पड़ेगा। मुझे याद है आज से 4 वर्ष पहले की घटना है गोरखपुर नगर निगम पर एनजीटी ने एक पेनल्टी लगाई, काफी बड़ी पेनल्टी थी, क्योंकि सिटी का जो भी ड्रेनेज था ये सीधे राप्ती नदी में उड़ेल दिया जाता था। एक सज्जन ने कंप्लेंट की एनजीटी में, एनजीटी ने उसकी जांच करवाई, वो सही पाया, और काफी भारी पेनल्टी गोरखपुर नगर निगम पे लग गई। पेपर में आया, मैं गोरखपुर में आया था, मैंने भी जानकारी ली, मैंने बैठक ली, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये पेनल्टी कैसे लग गई? उन्होंने कहा ड्रेनेज हमारा। और जैसे होता है पेनल्टी से बचने के लिए उन्होंने 110 करोड़ रुपए का एक एसटीपी का एक ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए शासन के पास अपना प्रस्ताव भेज दिया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी एसटीपी की बजाय आप देसी पद्धति अपनाइए, आपके पास लैंड है और उस पद्धति को अपनाएंगे, सस्ता भी पड़ेगा और आपके लिए
एक लंबे समय तक ये काम भी कर पाएगा। उन्होंने कहा क्या हो सकता है? मैंने कहा मैं बताता हूं। एक काम करिए, जहां पे आपका ये ड्रेनेज गिर रहा है उसके आसपास एक पौंड बनाइए और उस पौंड से 2 ड्रेन निकालिए। देसी पद्धति से आप देखेंगे, बोल्डर, ईंट का छावा, मोटा गिट्टी, फिर पतला गिट्टी, पतला बालू, इन 4 स्टेजेस में उस ड्रेनेज जो सिटी का है या स्टॉर्म वाटर बरसात का होगा उससे गुजारिए। आप देखेंगे इसके बाद चौथे चरण के बाद जो जल निकलेगा एकदम क्लीन वाटर निकलेगा। हाँ, इसको समय समय पे सफाई करनी पड़ेगी और इस पर आप कुछ कर सकेंगे तो करना चाहिए। खैर, उन्होंने पौंड तो नहीं बनाया लेकिन बाकी तकनीक का उसमें उपयोग किया। उन्होंने कुछ वनस्पतियां उसके लिए चुनी, उसको भी उन्होंने लगाया। 110 करोड़ रुपए जिस कार्य के लिए उनके खर्च होने थे उन्होंने मात्र 4 करोड़ में उसको किया और बमुश्किल जिसमें 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उनका खर्च होता उसके मेंटेनेंस पर और उसके बिजली आदि के खर्चे पर, उस पर केवल उनका मुश्किल से 4-5 लाख रुपए सालाना का खर्च आ रहा है। और आज वह मॉडल अभी 1 से 4 जनवरी के बीच गोरखपुर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को उसका पहले प्रेजेंटेशन करने के लिए नीति आयोग ने दिल्ली में और फिर जर्मनी में उस मॉडल का इन्होंने प्रेजेंटेशन वहां पर भी किया है। उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हाँ, हमें इस पद्धति पर, याद रखना जर्मनी दुनिया के अंदर वह देश है जो तकनीक के मामले में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है और तकनीक में जितनी आक्रामकता जर्मनी के पास है किसी के पास नहीं है। लेकिन आज वह भी इस बात को मानता कि हमें इन पद्धतियों की तरफ जाना पड़ेगा और इन पद्धतियों की शरण में जाकर के ही हम अस्थायी रूप से परमानेंट उन समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकते हैं जो हमारे सामने है। ऐसे ही इस कैंपस में, अलग अलग कैंपस के अंदर हमें इस व्यवस्था को देना पड़ेगा। कैसे हम इन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और आज ये और भी आसान इसलिए हमारे लिए है जब हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोबोटिक का इस्तेमाल कैसे हो सकता है कि सीवर की सफाई के लिए कहीं पे किसी व्यक्ति को उसमें उतर करके न जाना पड़े, बल्कि हम तकनीक का उपयोग करते, रोबोटिक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रेनेज को भी और सीवर को भी सफाई करने में उसका इस्तेमाल कर सके, लेकिन वह सस्ती हो। हर एक व्यक्ति उस महंगे खर्चे को उठाने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या हर एक अर्बन बॉडी इसको नहीं उठा सकती। कैसे हो सकता है, कैसे हम उसको कर सकते हैं? आज दुनिया कहां पहुंच चुकी है? क्या मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उन प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में अपने आप को आगे करेगा? क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए नए सेंटर स्थापित करने, नए हब को स्थापित करने की एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत छोटे से होती है, एक साथ नहीं होगी, बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो सकती और उत्तर प्रदेश में संभव है। याद रखना, भारत का पहला कंप्यूटर IIT कानपुर में आया था और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी एक हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए, भारत को स्थापित करने के लिए हमारे तकनीकी संस्थानों में एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होनी चाहिए। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए अभी से हम प्रयास करेंगे तो हमें रास्ते निकले, अनेक रास्ते मिलेंगे। हम हमेशा समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। समस्या कोई चुनौती नहीं होती, समस्या हमारे जीवन की चुनौती नहीं हो सकती।
चुनौती तो इस बात पे निर्भर करती है कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि हम समस्या पे सोचते 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 पीछे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब हम समाधान की तरफ जाते हैं तो समस्या अपने आप छंटती जाती है और रास्ते निकलते जाते हैं। इसलिए समाधान की तरफ जाएंगे तो रास्ते निकलेंगे, और समस्या पे सोचोगे तो आपके पास 10 बहाने मिलते जाएंगे। बहाना नहीं, हमें रास्ता निकालना है, और उस रास्ते को निकालने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारी अच्छी रैंकिंग आपकी आई है। मैं देख रहा था विश्वविद्यालय की रैंकिंग को भी, अलग अलग क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी रैंकिंग के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। NIRF की रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें इंजीनियरिंग श्रेणी में 84वीं, विश्वविद्यालय की श्रेणी में 94वीं और राज्य विश्वविद्यालय के श्रेणी में 40वीं रैंक विश्वविद्यालय ने स्थापित की है। क्या हम लोग इंजीनियरिंग की श्रेणी में, आपने भी टॉप 100 में आप हैं अगले बार के टारगेट के लिए, क्या टॉप 50 में आप अपना स्थान बना सकते हैं? विश्वविद्यालय के श्रेणी में 94वीं की बजाय हम टॉप 50 में पहले फर्स्ट पेज में इसको अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और राज्य विश्वविद्यालयों में भी जो आपने 40वीं रैंक प्राप्ति की है, क्या हम राज्य के विश्वविद्यालयों में टॉप 10 के अंदर अपने स्थान को बनाए रखने में आगे बढ़ सकते हैं? एक चुनौती होगी, लेकिन हमें देखना होगा। और क्वेस रैंकिंग में अभी तो साउथ एशिया और एशिया में ही हमारी रैंकिंग, हमें भी काफी हमें काम करना होगा। साउथ एशिया में हमारी 292वीं और एशिया में 901वीं रैंकिंग है। हमारा प्रयास होना चाहिए, अगर हम देश के अंदर अच्छे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के रूप में अपना स्थान बना लेते हैं, राज्य के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में अपना स्थान बना लेते हैं, मेरा मानना है कि अपने आप ही एशिया के टॉप 100 में हमारा स्थान आएगा। तब हमारा स्थान 901वीं नहीं होगी, टॉप 100 में हम शामिल होंगे। टॉप 100 में हम शामिल हो गए तो हम ग्लोबल रैंकिंग में अपने आप को एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारे सामने एक मार्ग प्रशस्त होगा। अलग अलग क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने एक नई प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाया है, लेकिन चुनौती हमारे सामने लगातार बनी हुई है। और मुझे विश्वास है कि जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन सब को लेते हुए इसका एक सरल तरीके से कैसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इस दिशा में विश्वविद्यालय कार्य करेगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे 8 करोड़ रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का लोकार्पण हुआ है। एक यहां पर नए भवन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, उनका 4 नई CNG बसेज यहां पर संचालित हुई हैं। ITRC जो विभाग का भवन है उसका विस्तार हुआ है, और एक यहां पे नेचुरल गैस पाइपलाइन की भी का कार्य यहां पे पूरा हुआ है, और एक विद्युत सब स्टेशन के कार्य का भी यहां पे संपन्न हुआ है। ऐसे ही यहां पे एक पुरुष छात्रावास के लिए 528 छात्रों के लिए एक छात्रावास के लिए उसका शिलान्यास का कार्यक्रम, विश्वेश्वरैया भवन, टैगोर भवन, रमन भवन और सुभाष भवन के जो छात्रावास हैं, इनके नवीनीकरण के कार्य का भी यहां पे आज कार्य का शिलान्यास हुआ है। यूनिवर्सिटी की अपनी एग्जामिनेशन अनुभाग के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी हुआ है, और मल्टीपर्पज हॉल के नवीनीकरण के कार्य का भी यहां पे आज शिलान्यास का कार्य
संपन्न हुआ है। बाकी कुछ अन्य आंतरिक परिसर के विकास से संबंधित योजनाओं का भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि समग्र विकास की इस दिशा में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी लगातार कार्य करके अपनी पहचान को आगे बढ़ाएगा। और मैं तो बार बार इस बात को मानता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन को उस क्षेत्र विशेष में जहां पर वह स्थित है वहां के नॉलेज और टेक्निकल पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। केंद्र हो या राज्य सरकार, अगर उसको तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है तो टेक्निकल पार्टनर के रूप में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को हमेशा अपने आप को आक्रामक तरीके से आगे आकर के उसके लिए तैयार करना होगा कि हां हम करेंगे, हम इस दिशा में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। तो विश्वविद्यालय के पास अपने रिसोर्सेस भी बढ़ेंगे और विश्वविद्यालय को अपनी रैंकिंग को भी और सुधारने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी को, यहाँ के विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को, यहाँ के सभी शिक्षकों को और सभी छात्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह विश्वविद्यालय अपने नाम के अनुरूप, महामना की भावनाओं के अनुरूप अपने आप को साबित करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।